जय हिंद। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यंग गुरु पे। तो जैसा कि कुछ क्लास 12 के स्टूडेंट्स का डिमांड था कि हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का सीरीज लेकर आएँ, तो आ गया है आपके लिए क्लास 12 मैथमेटिक्स का सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम जितने भी क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं उसे सीरियल वाइज कवर करेंगे। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ ही साथ कोशिश करूँगा कुछ एडवांस्ड मैथमेटिक्स के कंसेप्ट भी करवाता जाऊँ, और मेरा उम्मीद रहेगा कि जिस तरह आपने हमारे पिछले वीडियो में सपोर्ट दिखाया, आगे भी सपोर्ट दिखाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। हम इस वीडियो के अंदर रिलेशंस को पूरा कवर करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फंक्शंस बताएंगे। तो चलिए रिलेशंस में देखते हैं। एक बेसिक डेफिनेशन अगर रिलेशन के हो तो क्या होगा? अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अगर हम बात करें रिलेशन होता क्या है, तो रिलेशन कुछ नहीं, एक सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये सारे सब बेसिक टर्म्स है, ये आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे। अगर आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ा होगा तो मैं कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ बताऊंगा। बाकी डिटेल वीडियो के लिए मैं आगे अपलोड करूंगा क्लास 11th के वीडियो, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। और मैं यहाँ जब भी सेट ए और बी की बात कर रहा हूँ तो आपको ये कंसिडर करना है कि सेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। आपको कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी मिले जो कि हम स्मॉल ए और बी से डिनोट कर रहे हैं, और जहां पर ए जो है सेट ए से बिलोंग करे और बी जो है सेट बी से बिलोंग करे, तो उसी को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। हम इसे डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट्स है 1 एंड 2, और हमने एक सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स है ए एंड बी। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो हम देख सकते हैं कि क्या आएगा। हम सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट लिए और उस सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट, तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट बना 1a, दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट बना 1b, तीसरा 2a, चौथा 2b। तो आप देख सकते हैं कि यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है और सेकेंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि अगर सेट ए में m एलिमेंट्स है और सेट बी में n एलिमेंट्स है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो आप यहां देख सकते हैं कि सेट ए में 2 एलिमेंट्स है और सेट बी में भी 2 एलिमेंट्स है, तो 2 × 2 4 होता है, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो ये आप लिख सकते हैं कि अगर सेट ए में हमारा m एलिमेंट्स है और सेट बी में हमारा n एलिमेंट्स है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में हमेशा हमारा mn एलिमेंट्स होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर ए में m एलिमेंट्स है और बी में n एलिमेंट्स है, तो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट्स होंगे। इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। दूसरा कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एनडीए वगैरह में आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर ए एंड बी, इसमें लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी हैव n एलिमेंट्स इन कॉमन देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव n स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन। इसका कहने का अर्थ है कि अगर ए और बी 2 सेट्स हैं और उसमें n एलिमेंट्स कॉमन है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स है 1 2 4। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेट ए और सेट बी में 2 एलिमेंट्स कॉमन है। कितने एलिमेंट्स कॉमन है? 2 एलिमेंट्स कॉमन। तो चलिए हम पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, और मैं चाहूंगा कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप खुद से करें, तो इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो इसका कार्टेशियन ए क्रॉस बी है 1 1 1 2 1 4 2 1, ऐसे करके हमने लिख दिया। आप देख सकते हैं कि 3 एलिमेंट इसमें है तो 3 एलिमेंट इसमें है, तो ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट्स है और बी क्रॉस ए में भी 9 एलिमेंट्स है। अब जब हम कॉमन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 1 इसमें भी है, 1 1 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है। और आगे चलेंगे तो 2 1 इसमें कॉमन है, 2 1 इसमें भी है, 2 2 भी इसमें कॉमन है, 2 2 इसमें भी कॉमन है। तो आप देख सकते हैं ये 4 एलिमेंट्स छोड़ के और दूसरे कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 4 एलिमेंट्स।
और जैसा कि मैंने आपको पहले रूल में बता दिया कि अगर ए और बी में n एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा। तो चलिए एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम समझते हैं। ये 4 रूल आपको दिख रहे होंगे। पहला रूल है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। उसी तरह दूसरा रूल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। थर्ड और फोर्थ रूल है आपका ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। आप इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और फोर्थ रूल है ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। आप इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। आप देखिए जो थर्ड और फोर्थ रूल में एक कंसेप्ट यूज हुआ है जो कि यहाँ पर है, एक लॉ भी है जो कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आप यहाँ देख लें कि कभी भी आपको बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट दिया हो तब आप इसको लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह दूसरा कंसेप्ट है कि अगर आपको कभी भी बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट दिया हो तब आप इसको लिख सकते हैं बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। मुझे पता है कि आपको लग रहा हो कि ये सारे हार्ड टर्म्स है, लेकिन आपको इसे ध्यान में रखना है क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि एग्जाम खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी रिलेशन से रिलेटेड कंसेप्ट बताएं उसमें से कुछ बेसिक कंसेप्ट भी थे और कुछ एडवांस्ड कंसेप्ट भी थे। और चलिए अब हम थोड़ा सा कुछ एनसीईआरटी की ओर चलते हैं। तो रिलेशन, अगर हम एक नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें रिलेशन का तो क्या होगा, इसे हम कह सकते हैं कि डेफिनेट मैनर और पैटर्न विच शो हाउ अ सेट बिलोंग्स टू अनदर वन। हम कह सकते हैं कि एक पैटर्न या फिर एक मैनर है जो कि हमें बताता है कि सेट ए किस तरह सेट बी से बिलोंग कर रहा है। और जैसा कि एग्जांपल हम देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि रिलेशन हमेशा एक जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होगा। तो यही चीज मैंने मैथमेटिकली लिखा है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। एक एग्जांपल है रिलेशन का ए एंड बी बिलोंग्स टू रिलेशन। ये साइन बिलोंग्स टू का आपको ध्यान में रखना है, ए एंड बी बिलोंग्स टू रिलेशन, और हम इसको कह सकते हैं कि ए रिलेटेड टू बी। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि क्लास 11th में है लेकिन मैं आपको रिकॉल कर देना चाहता हूं कि अगर ए में p एलिमेंट्स है, p इन द सेंस कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स p है और b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स q है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b 2 का पावर pq होंगे। मैं फिर से ये कंसेप्ट कर रहा हूं, अगर a में p एलिमेंट्स है और b में q एलिमेंट्स है तो आपको हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b ये होगा 2 का पावर pq। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बेसिक बोर्ड्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं डोमेन एंड रेंज। जैसा कि मैंने आपको रिलेशन बताया ए बी, एक रिलेशन है जिसमें ए रिलेटेड टू बी है। ए आपका सेट ए से बिलोंग करेगा और बी आपका सेट बी से बिलोंग करेगा। तो जितने भी जो भी हमारा रिलेशन है उसमें जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका अगर हम सेट बनाते हैं तो उसे ही हम डोमेन कहेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स है अगर हम उनका सेट बनाते हैं तो उसे हम डोमेन कहेंगे। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट आपको रिलेशन का देखना है ना कि सेट का। तो रिलेशन का जितना भी फर्स्ट एलिमेंट है उसके सेट को ही हम बोलेंगे डोमेन। सेम कंसेप्ट रेंज में आता है कि रिलेशन का जितना भी सेकंड एलिमेंट होगा और उसका हम सेट बनाते हैं तो उसे हम रेंज बोलेंगे। और अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म्स कोडोमेन पर। बच्चे अक्सर कोडोमेन और रेंज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आज आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि कोडोमेन का क्या मतलब है कि इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। अगर आपको ध्यान रखना है कि एक रिलेशन ए और बी के बीच में है तो बी हमेशा कोडोमेन होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ए और बी के बीच में कुछ डेफिनेट पैटर्न होंगे तभी वो रिलेशन होंगे। मतलब हो सकते हैं कि सारे रिलेशन हो भी और ना भी हो, लेकिन सारे एलिमेंट्स को कोडोमेन बोलेंगे। लेकिन रिलेशन का अगर दूसरा एलिमेंट्स बस लेंगे तो हम उसे रेंज बोलेंगे। तो इससे एक बात आपको पता चल रहा होगा कि रेंज हो सकता है कि कोडोमेन के बराबर भी हो या फिर हो सकता है कि उससे छोटा भी हो। तो रेंज हमेशा सबसेट रहेगा किसका, कोडोमेन का। मैं फिर से आपको कोडोमेन और रेंज का कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगा कि रेंज हम उसे बोलेंगे जब हम सेट बनाएंगे सेकेंड एलिमेंट्स को लेके, सारे सेकेंड एलिमेंट्स को लेके किसके, रिलेशन के। लेकिन वही जब हम बात सेट बी की करते हैं तो वो सारे कोडोमेन हो जाएंगे।
और कोडोमेन हमेशा बड़ा होगा, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है किसके, रेंज के। तो ये बात हमेशा आपको याद रखना है कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो कोडोमेन और रेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके लिए, तो आप इससे आपका जो भी कंफ्यूजन होगा कोडोमेन और रेंज से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको सेट ए दिया हुआ था 1 2 3 4 5 और सेट बी दिया हुआ है ए बी सी डी जेड एंड ई। आपको एक रिलेशन दिया गया 1a 2b 3c 4z 5p। अब आपको बताना है कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। अब आपको यह भी पता होगा कि मैंने पहले भी बताया कि कोडोमेन हमेशा सेट बी को कहा जाता है। तो यहां पर कोडोमेन आपको क्लियर होगा क्या है, और रेंज आप यहां से निकाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोडोमेन और रेंज के बीच क्या डिफरेंस है। और आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आपको सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5 और आपको सेट बी दिया हुआ है ए बी सी डी जेड एंड ई। आपको एक रिलेशन भी दिया हुआ है 1a 2b 3c 4z 5p। अब आपको बताना है कि इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि डोमेन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे, तो आप इसमें फर्स्ट एलिमेंट्स देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 है, तो आप यहां लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपका हो गया डोमेन। अब जब आप बात करेंगे रेंज की, तो रेंज का भी डेफिनेशन आपको पता है कि सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स। तो यहाँ सेकंड एलिमेंट्स क्या क्या है, ए बी सी जेड एंड ई। तो हम रेंज लिख सकते हैं ए बी सी जेड एंड ई। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। और जब हम बात करेंगे कोडोमेन की, तो आप देख सकते हैं कि कोडोमेन क्या है, सेट बी। सेट बी आपका कोडोमेन है। कोडोमेन में आप देख सकते हैं कि एलिमेंट डी भी कोडोमेन में है, लेकिन क्योंकि हमारे रिलेशन में एलिमेंट डी नहीं है इसलिए वो हमारे रेंज में भी नहीं आएगा। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो चलिए हम समझते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो रिलेशंस बहुत टाइप के होते हैं। पहला टाइप है वॉइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन। ये रिलेशन सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है। इसे 5 से भी डिनोट किया जाता है, जो कि आपको पता है कि नल सेट का साइन है। सेकंड रिलेशन आता है यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल जानते होंगे कि इसमें सारा चीज आ जाएगा। तो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं रिलेशन के वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स सेम होंगे, तब आप उसे कर सकते हैं एक यूनिवर्सल रिलेशन, जो कि लार्जेस्ट होता है। ये मैंने आपको मैथमेटिकल टर्म्स में भी समझा रखा है। थर्ड रिलेशन आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, डेफिनेशन से समझेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अगर सेम एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में हैं तो वो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएंगे। हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक सेट लिया ए, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3, तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा 1 1 2 2 3 3। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर थ्री ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और तीन एलिमेंट्स सेम ऑर्डर पेयर एक अपने साथ बना रहे हैं। तो ये आपका एक आइडेंटिटी रिलेशन का एग्जांपल है। तुम्हारा चौथा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन का ही एक्सटेंडेड टर्म है। हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, तो हम एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हैं जिनके एलिमेंट्स होंगे 1 1 2 2 3 3 1 3 2 3। हम इसमें देख सकते हैं कि सेम एलिमेंट्स वाले टर्म्स 1 1 2 2 3 3 इंक्लूडेड है, जो कि हमने आइडेंटिटी रिलेशन में पढ़ा था। लेकिन इसके साथ और भी अदर टर्म्स भी इंक्लूडेड है। तो जहां आपके आइडेंटिटी रिलेशन वाले सारे टर्म आ जाएं लेकिन और भी दूसरे टर्म्स आए, तो वही रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। लेकिन हम आइडेंटिटी रिलेशन में कह सकते हैं कि बस सेम एलिमेंट ही रहना चाहिए, अदर एलिमेंट होगा तो वो आइडेंटिटी रिलेशन कभी नहीं होगा। इसलिए मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म भी आपको नीचे में लिख के समझाया है कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर नॉट आइडेंटिटी। क्योंकि पहला लाइन है ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, तो क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में सारे इक्वल टर्म्स आते हैं और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी इक्वल टर्म्स आते हैं, इसलिए हम ये बात कर सकते हैं बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर नॉट आइडेंटिटी। पर हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में इक्वल टर्म्स के साथ साथ कुछ अदर रिलेशन के टर्म्स भी आते हैं, जो कि आइडेंटिटी टर्म्स में पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर नॉट आइडेंटिटी। ये सारे जितने भी कंसेप्ट हैं ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल लगेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हमारा पांचवा रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। तो हम समझते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड
बी एंड ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशंस फॉर ऑल ए बी ए, ये आपका साइन फॉर ऑल है। तो ये कहना चाहता है कि अगर आपका ए बी जो एक ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और आपका इसका अपोजिट जो कि बी ए भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और एक चीज आपको माइंड में और रखना है कि ये केस फॉर ऑल ए एंड बी जो कि ए से बिलोंग कर रहा है उसके लिए होना चाहिए। इसका मतलब आपका कोई भी एक अगर एलिमेंट छूट रहा है तो वो कभी भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक सेट लिया ए बी सी डी, तो हमने फिर एक रिलेशन बनाया जिसके एलिमेंट्स हैं ए सी ए डी डी ए सी ए बी बी। अब हम समझते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन कैसे है। जैसा कि आप फर्स्ट एलिमेंट देख सकते हैं ए एंड सी, तो हमें देखना है कि क्या सी एंड ए बी इस रिलेशन में है, तो हम देखेंगे कि हाँ सी एंड ए बी इस रिलेशन में है। दूसरा एलिमेंट हम देखते हैं ए डी, अब हमें देखना है क्या डी ए बी इस रिलेशन में है, तो हम देखते हैं कि हाँ डी ए बी इस रिलेशन में है। पांचवा एलिमेंट जो बच गया वो है बी बी, तो क्योंकि बी बी का उल्टा भी बी बी ही होगा इसलिए ये भी इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो जैसा कि हम चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो आपके माइंड में कभी कभी ये बात रिलेशन वर्ड सुन के कुछ और ही रिलेशन आता होगा, तो उस बात को माइंड में नहीं लाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको अपने ड्रीम पर वर्क करना है, ना कि किसी और चीज पर। तो चलिए हम समझते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन को। तो हमारा अगला टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन। हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। अगर ये बोलता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, अगर एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें एलिमेंट्स ए एंड बी है और वो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, और बी सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, और इफ एंड ओनली इफ ए एंड सी भी अगर वो रिलेशन को बिलोंग कर जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। लेकिन एक पॉइंट आपको फिर से याद रखना है, ये केस फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। मतलब आपका रिलेशन में कोई भी ऐसा एलिमेंट छूट रहा है जो कि ये रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो पूरा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। आपको ध्यान में रखना है कि सारे एलिमेंट्स इस रूल को फॉलो करने चाहिए। रूल क्या है मैं एक बार और आपको बताता हूं कि अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और बी सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो आपको ये बीच वाला एलिमेंट हटा देना, और अगर ए सी भी वो रिलेशन को बिलोंग्स करेगा तो हम कह सकते हैं कि वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक सेट लिया ए जो कि है 1 2 3, और हमने इसका एक रिलेशन भी लिया जिसके एलिमेंट्स है 1 2 2 3 एंड 1 3। हम देख सकते हैं कि 1 2 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, और दूसरा एलिमेंट 2 3 है, और तीसरा एलिमेंट 1 3 है। इसमें आपको एक ये वाला रिलेशन मिल गया होगा कि ए बी इस सेट में है, बी सी इस सेट में है, और ए सी भी ये सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको रिलेशन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन में ये लास्ट टाइप है, ये है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये बहुत इजी टाइप ऑफ रिलेशन है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी हो, तो हम उसे कहेंगे कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ज्यादातर आपको एग्जाम में क्वेश्चन कोई रिलेशन आपको दिया हुआ रहेगा और फिर आपको बताना है कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, फिर आप चेक करेंगे कि वो सिमेट्रिक भी है कि नहीं, और आप चेक उसके बाद करेंगे कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। और अगर ये तीनों केस आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस है। और अगर इस तीनों केस में से एक केस भी आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आप उसे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोलेंगे। तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन को एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से समझेंगे। आपको मैं बता देना चाहूंगा कि आप जब भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाते हैं तो आप एग्जाम्पल्स को जरूर करें, क्योंकि बोर्ड्स में क्वेश्चन एग्जाम्पल से ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विथ आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाय आर। हमें एक सेट दिया हुआ है टी जो कि ऑल ट्राइंगल्स है प्लेन में, उसका सेट है टी, और हमें एक रिलेशन आर भी दिया हुआ है। रिलेशन क्या है हम देखते हैं। रिलेशन है T1 T2 दैट सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो हमारा एक डेफिनेट मैनर या पैटर्न क्या है कि T1 अगर हमारा T2 से कॉन्ग्रुएंट होगा तो वो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें क्वेश्चन है शो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमें शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 है तो कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही होगा, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव जरूर होगा।
अब बात आती है दूसरी चीज में जो है सिमेट्रिक रिलेशन। तो जैसा कि हम समझ सकते हैं कि अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के तो ऑब्वियस है कि T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के, तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब तीसरा जो कि हमारा लास्ट स्टेप बचता है वो है ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है, अगर ए बी वो सेट को बिलोंग कर रहा है और बी सी भी वो सेट को बिलोंग कर रहा है तो आपका ए सी भी वो सेट को बिलोंग करना चाहिए, तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो हम इसमें समझते हैं अगर T1 T2 एक रिलेशन है T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 और दूसरा रिलेशन हम लेते हैं T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो जैसा कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों से हम ये कह सकते हैं कि T1 भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, T3 के। तो हम कह सकते हैं कि T1 भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, T3 के। तो ये भी हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि हमारा रिलेशन है कि पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो जैसा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एनसीईआरटी से दूसरा एग्जांपल आपके लिए क्वेश्चन है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। एक आपका सेट दिया हुआ है, किस चीज का सेट है, सारे लाइंस का जो कि एक प्लेन में है, और हमें एक रिलेशन भी दिया गया है जो कि R है। रिलेशन क्या कहता है, L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। रिलेशन क्या है, अगर एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमें क्वेश्चन है कि शो दैट द R इज सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। आपको ध्यान में रखना है कि मैं आपको यहाँ क्वेश्चन शो दैट से करवा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछे जाएंगे कि ये रिलेशन कैसा है, या फिर सिमेट्रिक है या फिर रिफ्लेक्सिव है या फिर ट्रांजिटिव है। तो इसलिए आपको ये वाला स्टेटमेंट नहीं लेके चलना है। तो हम देखते हैं रिलेशन है हमारा L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो हम दो लाइन ले सकते हैं प्लेन में, एक है L1 एक है L2। तो ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि L1 है परपेंडिकुलर L2 के। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि सेम एलिमेंट अपना एक एलिमेंट अपने के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। तो देखिए अगर हम L1 का रिलेशन खुद के साथ बनाएं तो हम जानते हैं कि एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के तो L2 भी परपेंडिकुलर होना चाहिए L1 के, जो कि हमें यह साफ साफ दिख रहा है कि यह स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब तीसरा कंसेप्ट आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में। ट्रांजिटिव रिलेशन बोलता है कि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो L1 भी परपेंडिकुलर होना चाहिए L3 के, तभी ये ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो करेगा। लेकिन हम यहां से देख सकते हैं कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो यहां से L1 और L3 परपेंडिकुलर ना होके पैरेलल हो गया। क्या हो गया, पैरेलल। और क्योंकि यहां रिलेशन में परपेंडिकुलर होना नेसेसरी है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हमें पता चल गया है कि ये रिलेशन बस सिमेट्रिक होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो रिलेशन से रिलेटेड कुछ दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता देना चाहूंगा जो कि थोड़े से एडवांस्ड है और ज्यादातर एग्जाम्स में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला कंसेप्ट कहता है, इफ एनी सेट हैज n एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इज 2n² - n। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अगर सेट में n एलिमेंट्स है, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हमेशा 2n² - n होगा। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एक सेट A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, तो आपको बताना है कि उसके नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हो जाएंगे 2^2² - 2, जो कि आंसर होगा 2^4 - 2, 2^2 तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट कहता है कि द इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन बोलता है कि अगर हमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है और हम उसका इनवर्स निकालते हैं तो वो रिलेशन भी इक्विवेलेंस होगा। इनवर्स मतलब आपका एलिमेंट उल्टा हो जाएगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट आपका सेकंड एलिमेंट बन जाएगा और सेकंड एलिमेंट आपका फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। और अगर हम ब्रीफली बोलें तो आपका डोमेन रेंज बन जाएगा और आपका रेंज डोमेन बन जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन रिलेशन से आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आपको रिलेशन दिया हुआ है XY सच दैट X इज फादर ऑफ Y। आपको बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या फिर तीनों है।
दूसरा क्वेश्चन है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। एन मीन्स यहाँ नेचुरल नंबर है, गिवन बाय रिलेशन। आपको रिलेशन क्या बोलता है, ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी इज ग्रेटर देन 6। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बुक से दिए है और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन का जरूर बनाएं। और तो आपने अगर ये लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपसे इजी वे में हो जाएंगे। और आपको अगर कोई कंसेप्ट में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें। और अगर आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कोशिश करें आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखें और अपना कंसेप्ट क्लियर करें। और हमारा एफर्ट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो के सीरीज लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।